पृथ्वी के नीचे समय में खोई हुई और हमारी नज़रों से दूर एक और दुनिया है जिसे हम शायद ही जानते हैं। लेकिन कभी-कभी हम अतीत में जाके फॉसिल्स के ज़रिए इन्हीं खोई हुई दुनिया की झलक पा सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक जगह पर अज्ञात हड्डियों की खोज से। एक पैलेंटोलॉजिस्ट की टीम निकल चुकी है यह पता करने कि आखिर यह हड्डी किसकी है और कौन सी दुनिया से आई है। उन फॉसिल्स की डिस्कवरी कैंसस में हुई थी, जहां आज सब खेतों में तब्दील हो गए हैं। लेकिन कैंसस कभी एक विशाल समुद्र के नीचे स्थित हुआ करता था। आज से 820 लाख साल पहले, जब इस दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन एक और दुनिया थी जहां बड़े-बड़े जानवर रहा करते थे। एक जलमग्न दुनिया जहां विशाल रेप्टाइल्स समुद्र पर राज करते थे। उस समुद्र पर जहां अविश्वसनीय जीव भरे हुए थे। उस समय समुद्र में ऐसे राक्षस रहा करते थे जिससे पूरा समुद्र डरता था और कोई भी समुद्री जीव सुरक्षित नहीं था। समुद्र के सबसे बड़े रेप्टाइल्स बहुत पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं और समय ने उनकी दुनिया को हमारी नज़रों से दूर कहीं दफन कर दिया है। लेकिन हम में से कोई भी कभी भी एक समुद्री राक्षस का सामना कर सकते हैं, जैसे कि वो बीते कल से वापस आ गए हों। साइंटिस्ट को न केवल एक प्राचीन क्रिएचर की फॉसिल मिलने की उम्मीद है, बल्कि एक कहानी की भी जो उन हड्डियों में छुपी हुई है। उन्होंने उस फॉसिल को देखते ही पहचान लिया कि यह बहुत ही ख़ास है। यह एक डॉलिकॉरिनकॉप्स है जो एक मरीन रेप्टाइल था और लेट क्रीटेशियस पीरियड में पाया जाता था, जिसे साइंटिस्ट ने छोटे शब्दों में डॉली नाम दिया। यह डॉल्फिन से थोड़ा बड़ा और एक तेज तैराक था। किसी भी कहानी को जानने के लिए जो फॉसिल्स हमें बताती है, पैलियोंटोलॉजिस्ट
हर वो चीज़ जो मरीन रेप्टाइल से जुड़ी है उसे समझेंगे। पूरी दुनिया में रेप्टाइल्स के फॉसिल की खोज कई दशकों से हो रही है। छोटे छोटे फॉसिल की खोज पैलेंटोलॉजिस्ट को मदद करेगी एक कहानी को दुनिया के सामने रखने में। कहानी एक डॉली की जो आज से 800 लाख साल पहले अपने बच्चों के साथ कैंसस के इसी समुद्र में आई थी। उस समय के मरीन रेप्टाइल्स नॉर्थ अमेरिका के इनलैंड वाटर के साथ साथ यूरोप के जलीय हिस्सों में भी पाए जाते थे। समय के साथ साथ दुनिया के सभी महासागरों में उनकी मृत्यु हो गई और समुद्र का स्तर गिर गया, जिससे विशाल समुद्री तट उभर आए, जिसपे प्राचीन महासागरों में पाए जाने वाले फॉसिल्स हर महाद्वीप में पाए जाने लगे। 2002 में ऑस्ट्रेलिया में हुए फॉसिल की खोज से यह पता चला कि दुनिया में कैसे डॉली कॉरिंकोप्स की जीवन की शुरुआत हुई। बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों का एक ही जगह पर पाया जाना यह साबित करता है कि समुद्री रेप्टाइल्स एकजुट होकर बच्चों को जन्म देने उन हिस्सों में आती थी जहां समुद्र का पानी कम होता था। और इसी तरह नॉर्थ अमेरिका की इस डॉली की कहानी दुनिया के सामने आती है। इमेजिन कीजिए कि यह डॉली कॉरिंकोप्स गर्भवती है और वो 18 इंच लंबे और अपने ही रंग से मिलती हुई एक नर को जन्म देती है और एक मादा को भी, जिसका रंग थोड़ा डार्क है और आंखों के नीचे लाइट पैचेस हैं। और यह उसी की कहानी है जिसे आज हम जानेंगे। वह और उसका भाई पानी में सांस नहीं ले सकते। उन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है और जन्म के बाद ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि उन्हें क्या करना है जीवन के पहले मिनटों में। शुरुआत से ही वह छोटी नर और उसके भाई ने उन स्किल्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी जिसकी ज़रूरत उन्हें एक दिन पड़ेगी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्र के कम पानी वाले हिस्सों से जहां वे अभी सुरक्षित हैं, उन्हें समुद्र के गहरे पानी में जाना पड़ेगा। छोटी डॉली ऑलरेडी खाने के लिए कंपटीशन महसूस करने लगी। समुद्र में एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकती, जिसका नाम है हेस्पेरोनिस और उसके चोंच तेज दांतों से भरे हुए हैं। और उसी समुद्र में स्टिकोसॉरस भी है जो डॉली कॉरिंकोप्स से मिलते जुलते हैं, जिनकी बहुत लंबी गर्दन होती है। एक एडल्ट स्टिकोसॉरस की लंबाई 35 फीट तक पहुंच सकती है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा उनका गर्दन होता है। इनका यह विशाल आकार इन्हें एक धीमा तैराक बनाता है, लेकिन यह मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत अच्छा है। यह छोटी डॉली जल्द ही उन जीवों के बीच आ जाती है जो अपने शेल से पानी को जेट की तरह बाहर निकालते हैं जिससे वो चल सके। उन्हें हम एमोनाइड्स कहते हैं। उनके पास पत्थर जैसी मजबूत कवच होती है, साथ ही एक और बचाव का तरीका भी, जैसे कि यह छोटी डॉली उनके पास आने पे अपना पूरा चेहरा इंक जैसे सब्सटेंस से रंगवा लेती है।
लेकिन इन सभी डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद भी इन एमोनाइट्स को प्लेटिकार्पस से नहीं बचा पाई। उनकी फॉसिल्स की अक्सर खोज होती रहती थी। कई बार तो टेक्सास में रोड बनाने वाले ही इनकी खोज कर देते थे। वहाँ कई प्रकार के एमोनाइट्स थे और हम जानते हैं कि उनमें से अधिकांश वहाँ रहते थे जिनकी फॉसिल की डिस्कवरी समय में एक मार्कर की तरह काम करती थी। इनकी फॉसिल्स की खोज से हमें डॉली कॉरिनकॉप्स की कहानी की भी पता चलती है। यह लगभग 2500 लाख साल पहले ट्रायसिक पीरियड में शुरू हुआ था, जब जमीन पर पाए जाने वाले रेप्टाइल्स समुद्र में चले गए थे। उनमें हर वो चीज का विकास हुआ जो उन्हें गहरे पानी में तैरने में मदद करती। कुछ रेप्टाइल्स में बहुत विकसित कवच का भी विकास हुआ जो उन्हें मदद करती थी जुरासिक पीरियड में जीवित रहने में। समुद्र की गहराइयों तक देखने के लिए कुछ जीवों में हमारी डिनर प्लेट जितनी बड़ी बड़ी आंखें विकसित हो गई। सबसे अच्छे शिकारी जिनके पास अपार शक्ति होती थी, समय के साथ और खतरनाक हो गए और क्रिटेशियस युग के अंत तक समुद्र के सबसे दिग्गज शिकारी बन गए, जब उसी समुद्र में डॉली कॉरिनकॉप्स रहा करती थी। महीने बीत चुके हैं और वह मादा डॉली और उसका भाई अब किशोर अवस्था में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी वे समुद्र की गहराई तक नहीं गए हैं, बल्कि कम पानी में ही हैं जहां उनका जन्म हुआ था। वे समुद्र के विशाल राक्षसों से अज्ञात थे। अभी फिलहाल के लिए वे अपने पसंदीदा मछली को पकड़ने में मास्टरी हासिल कर रहे हैं। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है डॉली कॉरिनकॉप्स की जिंदगी में, क्योंकि मौसम के बदलने की वजह से मछलियां गहरे पानी में माइग्रेट करने लगी है और ये मछलियां ही मेन फूड सोर्स है डॉली की। तो ऐसे में उन्हें भी गहरे समुद्र में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि छोटी डॉली और उसके भाई को अब अपने जीवन के सबसे बड़े यात्रा में जाना पड़ेगा अपनी माँ के साथ, वो भी पश्चिम के आंतरिक समुद्र में, जिसका साइज मेडिटेरेनियन सी के इतनी है और लगभग 100 फीट गहरी है। और इसी समुद्र में कहीं आगे बड़े बड़े शिकारी हैं। हम यह जानते हैं क्योंकि हम वे शिकारी हैं जिसने कितनी जीव जंतुओं को विलुप्त होने में अपना अहम किरदार निभाया है। हमारी यह पृथ्वी एक कब्रिस्तान की तरह उन शिकारियों के अवशेषों को संभाल रखी है। हवा और बारिश के संपर्क में आने से धीरे धीरे हमें कई उल्लेखनीय चीजों का पता चलता है कि आखिर क्या छिपा है इस धरती में। एक असाधारण खोज चार्ल्स स्टीनबर्ग और उसके बेटे ने अमेरिका के मध्य पश्चिमी इलाकों में की। यह एक ऐसा जीव था जिससे शायद डॉली कॉरिनकॉप्स की मुठभेड़ उस समय हुई होगी समुद्र की गहरे पानी में। पानी जो खतरों से भरा हुआ था। टूसोटूथिस एक विशाल शिकारी था जो आज के विशाल स्क्विड की तरह था, जिसकी लंबाई 30 फुट तक की होती थी
और इनकी संख्या गहरे समुद्र में बहुत ज्यादा थी। और इस पर हमला किया जाना प्लैटिकार्पस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनका आकार काफी बड़ा होता था। प्लैटिकार्पस एक एक्वेटिक लिजार्ड है जो मोसासौर फैमिली से बिलोंग करता था। ऐसे में प्लैटिकार्पस को छोटे शिकारियों से ही काम चलाना पड़ता था। प्लैटिकार्पस खुद ही एक भयंकर जीव था, लेकिन अपने ही फैमिली के बड़े जीव के सामने यह छोटा था। वह जीव जिसकी खोज स्टर्नबर्ग ने की थी। यह एक विशाल जीव था जिसका समुद्र में कोई दूसरा शत्रु नहीं था, यानी कोई ऐसा जीव नहीं था जो इसका शिकार कर सके। यह बड़ा और खतरनाक रेप्टाइल, जिसे टाइलोसॉरस कहा जाता था, किसी भी युग के सबसे बड़े और सबसे क्रूर जीवों में से एक। टाइलोसॉरस से संबंधित एक जानवर की फॉसिल हमें टाइलोसॉरस के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस जीव की आंखें एक ग्रेप फ्रूट जितनी बड़ी होती थी। कोन के आकार के दांत पूरे मुंह में भरे हुए थे, जो शिकार के अस्तित्व को मिटाने के लिए काफी थे। टाइलोसॉरस समुद्र में खुले घूम रहे थे, लेकिन कई और शिकारी भी थे जो समुद्र में आसानी से नजर आ जाते थे। मछली के रूप में ज़ाइफैक्टिनस समुद्र में घूम रहे थे, जिसकी लंबाई 17 फुट तक की होती थी। जो छोटी मादा डॉलीकॉरिंकॉप्स के आकार से 2 गुनी से भी अधिक थी। और ज़ाइफैक्टिनस काफी डरावने भी थे, जो बहुत जल्दी से अपने शिकार को मार सकते थे, और उस दिन एक ने ऐसा किया भी था। हम जानते हैं कि कैंसस के खुले जर्जर मैदान में खुदाई से मिले गए फॉसिल से हमें बहुत सी जानकारी मिली। यह शिकार एक 6 फुट की मछली थी जिसे गिलाकॉस कहा जाता था। बहुत ही स्वादिष्ट होता था, और उसे निगलना ज़ाइफैक्टिनस के लिए महंगा साबित हुआ। और ज़ाइफैक्टिनस की ज्यादा खाने की आदत उनकी विनाश की वजह भी बनी। कई हफ्ते बीत गए। डॉलीकॉरिंकॉप्स अब समुद्री किनारे से काफी दूर किसी गहरे पानी में है। वह पानी जो रात होने पे जादुई लगने लगती है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स एक भयानक चमक देती है इस पानी में। अंधेरे की चमक ओढ़े हुए समुद्र में छोटी छोटी मछलियां आराम से तैर रही है। समुद्र के निचले हिस्सों में बहुत से स्ट्रेट शील्ड एमोनाइट्स स्पॉनिंग कर रहे हैं।
इस सफ़र में डॉलीज बहुत चौकन्ने हैं बड़े शिकारियों से, लेकिन आज उनके सामने एक ऐसा शिकारी भी है जो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। यहाँ पर मिली फॉसिल से यह पता चलता है कि यह शार्क के दांत हैं। और यहाँ पर बहुत सारे दांत हैं जो कई मायनों में यह दर्शाते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम में समुद्र के बड़े शिकारियों में से एक शार्क भी था। क्रीटॉक्सीराइना एक बहुत बड़ा और जानलेवा शार्क था, जैसे कि आज के मौजूदा ग्रेट मॉडर्न व्हाइट शार्क। यह अपने रेजर की तरह तेज दांतों से शिकार को बहुत आसानी से छोटे छोटे टुकड़े कर देता था। यहाँ पर मिली फॉसिल्स यह भी दर्शाते हैं कि यहाँ प्राचीन शार्क उस युग के सबसे बड़े मरीन रेप्टाइल्स के शिकार करते थे, और इन्हीं रेप्टाइल्स के दांतों के निशान शार्क की हड्डियों में देखा जा सकता है। यह छोटी मादा डॉली कॉरिंकॉप्स और उसके भाई पर समुद्र के खतरनाक शिकारियों की नजर थी, लेकिन अफसोस यह उनकी मां थी जो शिकार हो गई समुद्र के एक खतरनाक दरिंदे से। उसकी मां चली गई इस दुनिया से, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। उन्हीं में से एक छोटे शार्क ने मादा डॉली का पीछा किया। ऐसे में उसे चोट भी आई, लेकिन वह किसी तरह शार्क के शुरुआती हमले से बच गई। पर शायद यह शार्क उतना भाग्यशाली नहीं था। इसकी चोट ठीक हो जाएगी धीरे धीरे समय के साथ, लेकिन शार्क के दांत इसके फ्लिपर में हमेशा रह जाएंगे। अब दोनों भाई बहन को अपने दम पर समुद्र के इस भयानक सफर को तय करना होगा। यदि यह मादा डॉली और उसका भाई जीवित बच जाते हैं तो इन्हें भोजन ढूंढना होगा और इस गहरे समुद्र में रास्ता भी। एक लंबे सफर के बाद उन्होंने कुछ परिचित जीवों को देखा। वे जीव और कोई नहीं, वही मछलियां थी जिनका पीछा करते हुए डॉली और उसके भाई गहरे समुद्र में आए थे। और इन मछलियों के आसपास इन्हें कई और डॉली कॉरिंकॉप्स भी मिले। साथ ही फ्लाइटलेस हेस्पेरोनिस बर्ड भी। लेकिन समुद्र में कोई भी जीव हो, वह किसी भी समय टाइलोसॉरस का शिकार बन सकता है। यहाँ पर मिली टाइलोसॉरस की फॉसिल्स के स्टमक कंटेंट से उसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख का पता चलता है। डॉलीज की लगातार यात्रा इन्हें समुद्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। मादा डॉली के फिलिपर्स में अभी भी शार्क के दांत गड़े हुए हैं, जिसके चारों ओर अब टिश्यूज
ढील होने लगे हैं। स्क्विड्स की संभावित भोजन की उम्मीद में युवा मादा डॉली अपने भाई से दूर निकल जाती है। उनमें से एक स्क्विड क्रिनोइड्स के बीच पहुंच जाता है जो एंशियंट रिलेटिव्स है सी स्टोन्स का, और इस दौरान तेज समुद्री धाराओं ने उन दोनों को नीचे तक बहा लिया। और मादा डॉली इसी स्क्विड का पीछा करते करते इस विशाल राक्षस की नज़र में आ जाती है। यहाँ पर मिली फॉसिल्स बताती है कि यह इस विशाल शिकारी का आखिरी भोजन था, जिसे खाने के बाद ही इसकी मौत हुई थी। क्योंकि डॉली कॉरिंकॉप्स बहुत फास्ट होते हैं, ऐसे में टाइलोसोरस को सरप्राइज अटैक करना पड़ता है उन्हें पकड़ने के लिए। किसी तरह मादा डॉली बच जाती है, लेकिन उसका भाई आने वाले खतरे को नहीं देख पाता है और टाइलोसोरस का शिकार हो जाता है। स्टनबर्ग ने दो प्राचीन जीव की कहानी की खोज की जो समय में कहीं गुम हो गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा शिकारी डॉली कॉरिंकॉप्स का भोजन बनाने के बाद ही मारा गया? हर एक टाइलोसोरस की खुद की एक टेरिटरी होती है जिस पर दूसरा टाइलोसोरस नहीं आता है, क्योंकि वे बहुत गुस्सैल होते हैं। लेकिन इस समय एक पुराना और बहुत बड़ा टाइलोसोरस अचानक कहीं से आ गया है। छोटा टाइलोसोरस भोजन करने की वजह से स्लो हो गया है और इसी मुठभेड़ में दोनों टाइलोसोरस मादा डॉली को भूल गए हैं। छोटे टाइलोसोरस पर एक जानलेवा हमला होता है जिससे वह घायल हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी जिंदगी और मौत का फैसला यहाँ मिली फॉसिल से पता चलता है। यह एक शार्क का दांत है जो इसकी हड्डियों से मिली है। मादा डॉली अपने सफर में दूसरे डॉली कॉरिंकॉप्स के साथ आगे बढ़ रही है और जल्द ही शार्क इस टाइलोसोरस को अपना भोजन बनाना शुरू कर देंगे। मादा डॉली ने
अपने भाई और माँ की मृत्यु को बहुत नज़दीक से देखा है और किसी तरह खुद जिंदा बच पाई है। हर साल डॉली कॉरिंगकॉप्स कम पानी वाले हिस्सों में अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आती है। उनमें से डॉली भी एक है, जिसके फिलिपर्स में आज भी वो शार्क का दांत गड़ा हुआ है। कई सालों बाद डॉली भी अपने बच्चों को यहीं पर जन्म देगी और उन्हें भी अपनी माँ की तरह गहरे समुद्र में सफर पर जाना होगा। डॉली ने कई बच्चों को जन्म दिए और वक्त के साथ साथ वह कमज़ोर हो गई और एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। लाखों सालों तक वो ऐसे ही समुद्र की गहराइयों में पड़ी रही। समुद्र का स्तर कभी बढ़ा, कभी घटा। चारों ओर दुनिया में कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स हुए। ज्वालामुखी ने अपना रंग दिखाया। दुनिया में नई प्रजातियां आई और पुराने सब विलुप्त हो गए, यहाँ तक कि समुद्र के बड़े बड़े प्रीडेटर्स भी। और समय के साथ साथ इन्हीं रेप्टाइल्स का फॉसिल धीरे धीरे पत्थरों में बदलने लगा और हमारी आंखों से सब छुपे रहे। इस समय बारिश की वजह से इस डॉली का फॉसिल दुनिया की नजरों में आया। 820 लाख साल बाद मादा डॉली कॉरिंगकॉप्स अपनी कहानी बताने वापस आई अपनी फॉसिल्स की मदद से। उसी तरह अनगिनत ऐसे जीव होंगे जो आज भी जमीन के नीचे दबे होंगे, इस इंतजार में कब हम उन्हें खोजें ताकि हम अपनी दुनिया को उनकी कहानी बता सकें, वह कहानी जब यह दुनिया उनकी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.